बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आज हमारा टॉपिक है मल्टी थ्रेडिंग इश्यूज एंड देयर सॉल्यूशंस। तो प्रीवियसली हमने जो टॉपिक देखा था, जो हम डिस्कस कर रहे थे, वो टॉपिक था मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स। ठीक है जी। हमने कुछ बेनिफिट्स देखे थे मल्टी थ्रेडिंग के, थ्रेड्स हमने देखे थे, मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग हमने देखी थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे थ्रेडिंग इश्यूज़ के। इसमें जहाँ पर हमें कोई भी बेनिफिट मिल रहा होता है वहाँ पे कोई ना कोई इश्यूज़ भी आते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने ये थ्रेडिंग के इश्यूज़ देखने हैं कि वो क्या इश्यूज़ हैं और उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम थ्रेडिंग इश्यूज से। Although threads offer benefits in many ways, there are several threading issues when we are getting benefits from multi-threading environment। अगर उसे बेनिफिट ले रहे हैं तो उसके कुछ ना कुछ इश्यूज भी हैं। ठीक है जी। वो कौन कौन से इश्यूज हैं? उनमें से सिस्टम कॉल्स के साथ कुछ इश्यूज हैं, वो हम देखेंगे। कैंसलेशन ऑफ थ्रेड जब की जाती है तो उस वक्त कोई इशू क्रिएट होते हैं, वो हम देखेंगे। थ्रेड हमें इफ़ यू रिमेंबर, थ्रेड आपको पता है कि ये एक प्रोसेस से एक लाइट वेट जो है ये प्रोसेस का पार्ट होता है और ये प्रोसेस के साथ बिलोंग कर रहा होता है और इसकी एग्जीक्यूशन, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो प्रोसेस से ज़्यादा बेटर होती है। ठीक है जी। सिग्नल हैंडलिंग को देखेंगे थ्रेडिंग में, हम थ्रेड पूल को देखेंगे और उसके बाद थ्रेड स्पेसिफिक डाटा को हम देखेंगे। ये हमारे पास डिफरेंट इश्यूज हैं। तो ये यहाँ पे आपको इस सिंपल सी डायग्राम में भी सारे इश्यूज नज़र आ रहे हैं विच आर रिलेटेड टू थ्रेड्स और मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट। Along with the threading issues, we will also discuss how these issues can be deal or resolved to retain the benefit of the multi-threaded programming environment। तो अगर सिर्फ इश्यूज ही रहते तो फिर तो बंदा ये सोचता कि इनको यूज़ करना है या नहीं करना, लेकिन हम साथ ही साथ उनको उनका सलूशन भी डिस्कस करेंगे कि कैसे उसको। ज़ाहिरी बात है, जो थ्रेडिंग है ये जो सिस्टम प्रोग्रामर हैं, जो ओएस डेवलपर्स हैं, उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन सारी करनी होती है। इसको कैसे टैकल करना है, उन्होंने सारा इसको प्रोग्राम करना होता है। तो फिर इन इश्यूज़ को वो रिजॉल्व भी करने के मेथड्स भी हैं जिनके ज़रिए से हम मल्टी थ्रेडिंग के बेनिफिट्स को तो अचीव कर रहे होंगे, लेकिन इश्यूज़ को हम अवॉइड या रिजॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहला था सिस्टम कॉल्स, और उसमें ख़ास तौर पे जो हमारे सिस्टम कॉल्स हैं, एक फोक है, एक एग्जिक है, इनके साथ इशू हम देखते हैं। ओके जी। द फोक एंड एग्जिक आर द सिस्टम कॉल्स। ये हमने प्रीवियसली डिस्कस कर ली हैं। कई तरह की हमारी सिस्टम कॉल्स होती हैं प्रोसेस को मैनेज करने से, और कई हमारी सिस्टम कॉल्स थी वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। द फोक कॉल क्रिएट्स अ डुप्लीकेट प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस दैट इन्वोक्स फोक। ये उसका एक चाइल्ड क्रिएट कर देता है, डुप्लीकेट प्रोसेस क्रिएट कर देता है। ठीक है जी। ओके, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक पेरेंट है, प्रोसेस है, तो इसने फोक को कॉल किया, तो उससे क्या होता है जी, पेरेंट आईडी एक चेक लगाएगा और फिर वेट करेगा और यहाँ पे एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो जाता है। ठीक है। तो चाइल्ड का PID 0, और फिर ये जो चाइल्ड प्रोसेस है ये एग्जीक्यूट भी हो रहा है, और यहाँ पर इसके प्रॉब्लम्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। फिर ये एग्जीक्यूट होने के बाद एग्जिट करता है और फिर ये पेरेंट का वेट करता है, और पेरेंट अपना काम रिज्यूम कर लेता है, वो उसको अपनी प्रोसेसिंग करता रहता है। तो यहाँ पे देखें, चाइल्ड एक नया क्रिएट हुआ, एग्जीक्यूट हुआ और उसने अपना काम मुकम्मल किया, एग्जिट हुआ, और फिर ये वेट कर रहा है अपने पेरेंट प्रोसेस का। तो ये फोक और एग्जीक्यूट आपस में मिल के काम कर रहे होते हैं। फोक आएगा तो फिर एग्जिक काम करेगा, और फिर उसके बाद जो है वो जो चाइल्ड प्रोसेस है ये अपने पेरेंट का वेट करते हुए उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग चलेगी। नाउ हम देखते हैं कि इसमें इशू क्या है। द न्यू डुप्लीकेट प्रोसेस इज कॉल्ड चाइल्ड प्रोसेस एंड प्रोसेस इन्वोकिंग द फोक इज कॉल्ड द पेरेंट प्रोसेस। ठीक है जी। Both the parent process and the child process continue their execution from the instruction that is just after the fork। जब fork कॉल हुआ तो वो दोनों जो प्रोसेसेस हैं, चाइल्ड और पेरेंट, वो उससे नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन थी उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं।
ठीक है जी, यानी कि उसकी एग्जैक्टली डुप्लीकेट कॉपी बनी और वो सेम इंस्ट्रक्शंस को अब फॉलो कर रहे हैं जो पेरेंट में थी, अब चाइल्ड भी वही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है. लेट अस नाउ डिस्कस द इशू विद फोक सिस्टम कॉल. Consider that a thread of the multi-threaded program has invoked the fork, so the fork would create a new duplicate process. ठीक है जी. Here the issue is whether the new duplicate process created by fork will duplicate all the threads of the parent process or the duplicate process would be single threaded. अब पेरेंट के भी तो कुछ थ्रेडेड थे ना, जो पेरेंट प्रोसेस था उसके कुछ मल्टी थ्रेडिंग, उसके कुछ थ्रेड्स थे. तो जो चाइल्ड प्रोसेस है वो सारे के सारे उन थ्रेड्स को डुप्लीकेट करेगा या कि वो खुद इटसेल्फ सिंगल थ्रेडेड होगा. ये यहाँ पे एक इशू है जिसको हमने टैकल करना है या देखना है, डिस्कस करना है. वेल देयर आर टू वर्जन्स ऑफ फोक. अब फोक के भी दो वर्जन है. ठीक है जी, मतलब चाइल्ड तो क्रिएट होगा लेकिन फोक भी दो वर्जन्स के साथ यूज होता है इन सम ऑफ द यूनिक्स सिस्टम्स. तो यूनिक्स में इसके दो वर्जन्स हैं. आइदर द फोक कैन डुप्लीकेट ऑल द थ्रेड्स ऑफ द पेरेंट प्रोसेस, या तो वो सेम एज जो पेरेंट के थ्रेड्स थे मल्टीपल थ्रेड्स वो सारे के सारे चाइल्ड में भी क्रिएट होंगे. ठीक है जी. इन द चाइल्ड प्रोसेस और द फोक would only duplicate that thread from parent process that has invoked it. यानी कि या तो वो सारे थ्रेड्स के साथ चाइल्ड प्रोसेस जो है वो चलेगा, या फिर वो विदाउट थ्रेड सिर्फ एक सिंगल थ्रेडेड फोक ही चाइल्ड क्रिएट करेगा. ये दो वर्जन्स हैं फोक के. विच वर्जन ऑफ फोक मस्ट बी यूज्ड टोटली डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन. वो देखा ये जाएगा कि हमने कहाँ पर कौन सा फोक कॉल करना है. हमने पेरेंट वाले थ्रेड्स साथ जनरेट करवाने हैं या चाइल्ड में वो नहीं होने चाहिए. ये डिफरेंट सिचुएशंस होंगी, उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ही दो वर्जन्स में से कोई एक वर्जन कॉल किया जाएगा. ठीक है जी. ओके, नेक्स्ट सिस्टम कॉल exec. Execute system call when invoked replaces the program along with all its threads with the program that is specified in the parameter to execute. डेफिनेटली जिसने इसको कॉल किया वो मतलब पेरेंट आपका जो है वो प्रोसेस है, उसने जिसने इसको कॉल किया एग्जीक्यूट को, वो उस प्रीवियस प्रोग्राम की जगह पे इस प्रोग्राम को, इस प्रोसेस को वो एग्जीक्यूट करवाना शुरू कर देता है. जैसे हमने डायग्राम में देखा कि वो एग्जीक्यूट करता है और वो वेट करता है फिर पेरेंट का. ठीक है जी. टिपिकली द एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल इज लाइंड अप आफ्टर द फोक. ये फोक के बाद ही आती है. पहले फोक सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होती है, ये चलती है, कॉल होती है, इन्वोक होती है, उसके बाद आपकी एग्जिक सिस्टम कॉल इन्वोक होती है, वो चलती है. Here the issue is if the exec system call is lined up just after the fork system call, then duplicating all the threads of parent process in the child process by fork is useless. ठीक है जी. अगर सारे के सारे थ्रेड्स उसके डुप्लीकेट हो जाएं तो फिर ये जो एग्जीक्यूशन है, ये जो फोक है, ये यूजलेस है. वो सेम काम तो पहले भी हो रहा था, अब दोबारा वही काम. As the exec system call will replace the entire process with the process provided to execute in the parameter. वो सारे को उसने रिप्लेस कर दिया, सेम काम पहले भी हो रहा था, अभी वो सेम चल रहा है. ठीक है जी. In such case the version of fork that duplicates only the thread that invoked the fork would be appropriate. यहाँ पर अगर फोक के बाद एग्जीक्यूट आ रहा है, यहाँ पर हमारे लिए वो वाला वर्जन ज़्यादा बेटर है जिसमें सिर्फ थ्रेड क्रिएट होता है, जबकि जो पेरेंट के जितने भी मल्टी थ्रेड्स है वो साथ क्रिएट नहीं होते, सिंगल थ्रेड क्रिएट हो रहा है. वो वाला फोक का वर्जन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है इस सिचुएशन में. ठीक है जी. तो ये हमारा फोक एंड एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल्स के साथ जो इशू था उसको हमने डिस्कस किया. मैं आपको सम अप कर देता हूँ. फिर भी हमारे पास सिचुएशंस होती हैं, हमने ये देखना होता है कि हमने कौन सा फोक सिस्टम कॉल, कौन सा वर्जन हमने कॉल करना है. ठीक है जी. हम पेरेंट प्रोसेस वाले सारे मल्टी थ्रेड्स भी साथ क्रिएट करवाना चाह रहे हैं या कि सिंगल थ्रेडेड चाइल्ड क्रिएट करवाना चाह रहे हैं. हमारे पास सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पर हमने पेरेंट वाले मल्टी थ्रेड्स भी क्रिएट करवाने हैं. अगेन ये सिचुएशन पे ही डिपेंड करेगा. ठीक है जी. लेकिन अगर वो सेम ही काम कर रहा है, पेरेंट चाइल्ड भी पेरेंट वाले काम कर रहा है, तो ये सिचुएशन भी हमें देखनी पड़ेगी कहाँ पर हम ये वाला जो वर्जन है कॉल करना है. अदरवाइज हम सिंपल सिंगल थ्रेडेड फोक एग्जीक्यूट करवाएंगे या फिर कॉल करेंगे.
अच्छा, ये आपने देख लिया, अगेन डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। आ गया थ्रेड कैंसिलेशन। थ्रेड कैंसिलेशन के साथ कुछ इश्यूज एसोसिएटेड हैं। टर्मिनेशन ऑफ द थ्रेड इन द मिडल ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन, इट इज टर्म्ड एज थ्रेड कैंसिलेशन। जब आपका कोई थ्रेड चल रहा था, कोई एग्जीक्यूशन कर रहा था, दरमियान में उसको टर्मिनेट कर दिया गया, थ्रेड कैंसिलेशन कहलाता है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। Consider that there is a multi-threaded program which has let its multiple threads to search through a database for some information. Multiple threads हैं, वो database में से information ढूंढ रहे हैं, ठीक है जी, कोई specific, कोई query है, कुछ भी है। However, if one of the thread returns with the desired result, the remaining threads will be cancelled. बिल्कुल सेम वे घर पे कोई पर्सन, 3-4 पर्सन कोई स्पेसिफिक चीज़ ढूंढ रहे हैं, कोई कीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अगर एक पर्सन को वो कीज़ मिल जाती हैं तो बाकी सारे भी वो सर्चिंग अपनी स्टॉप कर देंगे। द सेम सिनेरियो यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है जी। ओके, नाउ अ थ्रेड विच वी वांट टू कैंसल इज टर्म्ड एज टारगेट थ्रेड। अब जिसको हमने कैंसिल करना है वो टारगेट थ्रेड है। थ्रेड कैंसिलेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन 2 ways. Asynchronous cancellation. In asynchronous cancellation, a thread is employed to terminate the target thread instantly. एक और थ्रेड होता है जो कि जिस थ्रेड को कैंसिल करना है ना, उस थ्रेड को फौरन वो कैंसिल कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है जी। फिर डेफर्ड कैंसिलेशन है। इन डेफर्ड कैंसिलेशन द टारगेट थ्रेड इज स्केड्यूल्ड टू चेक, वो खुद चेक करता है, चेक इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल विदर इट कैन टर्मिनेट इटसेल्फ और नॉट, कि उसकी टर्मिनेशन का टाइम आ गया है या नहीं, उसको जो टास्क दिया गया था उसने फुलफिल कर लिया है या नहीं किया, तो वो खुद ब खुद चेक करता है। 2 हमारे पास कैंसिलेशन के मोड हैं, 2 तरीके हैं, एक एसिंक्रोनस कैंसिलेशन, एक है डेफर्ड कैंसिलेशन। 2 हमारे पास मोड हैं कैंसिलेशन के। एक मोड में एक थ्रेड को दूसरा थ्रेड कैंसिल करवाता है, और डेफर्ड में क्या करता है कि थ्रेड ऑटोमेटिकली चेक करता है आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम कि जी मैंने अपने आप को कैंसिल करना है कि नहीं। अब इसमें क्या इशू आते हैं? द इशू रिलेटेड टू द टारगेट थ्रेड आर लिस्टेड बिलो। क्या क्या है? व्हाट इफ द रिसोर्सेज हैड बीन अलॉटेड टू द कैंसल टारगेट थ्रेड। अगर जिस थ्रेड ने कैंसिल होना है, अगर उसको कोई रिसोर्सेज एलोकेट किए गए तो उन रिसोर्सेज का क्या बनेगा? कोई भी रिसोर्सेज हैं, कोई फाइल्स ओपन थी, कोई इनपुट आउटपुट वो कर रहा था, या कोई भी उसको रिसोर्सेज अलॉट किए गए हैं, तो वो उन रिसोर्सेज का डेफिनेटली सीपीयू के रिसोर्सेज, सिस्टम के रिसोर्सेज क्या होते हैं? मेमोरी हो सकती है, सीपीयू हो सकता है, कोई और रजिस्टर हो सकता है, कोई फाइल हो सकती है, ठीक है जी। एक इशू, व्हाट इफ द टारगेट थ्रेड इज टर्मिनेटेड व्हेन इट वाज अपडेटिंग द डाटा। अब वो कोई काम कर रहा था, डाटा को अपडेट कर रहा था, इट वाज शेयरिंग विद सम अदर थ्रेड, ऐसे डाटा के ऊपर काम कर रहा था जो कि किसी दूसरे थ्रेड के साथ शेयर्ड है, ठीक है जी। तो फिर क्या होगा? अच्छा, here the asynchronous cancellation of the thread where a thread immediately cancels the target thread without checking whether it is holding any resources or not creates troublesome। चूंकि उस दूसरे थ्रेड ने जो जिसका टारगेट ही ये है कि टारगेट थ्रेड को आपने कैंसिल करवा देना है, वहां पर तो ये प्रॉब्लम आती है। अब जो थ्रेड कैंसिल किया जा रहा है किसी दूसरे थ्रेड के जरिए से एसिंक्रोनस कैंसिलेशन के केस में, अब वो ये नहीं देखता कि टारगेट थ्रेड कोई डाटा अपडेट कर रहा है या उसको कोई रिसोर्सेज एलोकेट किए गए हैं, उनका क्या बनेगा? उसका जो टारगेट था, उसका जो टास्क था, जो काम था, उसने टारगेट थ्रेड को कैंसिल करवा देना है, ठीक है जी। तो however in deferred cancellation the thread that indicates the target thread about the cancellation, the target thread cross checks its flag in order to confirm that it should be cancelled immediately or not। वो खुद ब खुद चेक करता है अपने डिफरेंट पैरामीटर्स को, अपने फ्लैग्स को, कि उसको कब अपने आप को कैंसिल करना चाहिए। वो सेफ स्टेट में जाके कैंसिल होता है, अपने आप को कैंसिल करवाता है, अपने आप को टर्मिनेट करवाता है, ठीक है। जब उसका वो किसी ऐसे डाटा पे काम कर रहा था जो दूसरे किसी थ्रेड के साथ शेयर्ड है, जब वो काम मुकम्मल कर लेगा फिर वो टर्मिनेशन उसकी हो जाएगी, ठीक है जी। या फिर जो रिसोर्सेज उसको अलॉटेड थे वो रिसोर्सेज वापस रिसोर्स पूल में सेंड कर देगा, फिर टर्मिनेशन हो जाएगी, ठीक है जी। तो फिर डेफर्ड जो आपकी कैंसिलेशन है और एसिंक्रोनस कैंसिलेशन है, दोनों के मतलब आपको पता चल गया कि डेफर्ड एक सेफ है
और जो एसिंक्रोनस है उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है जी। द थ्रेड कैंसलेशन टेक्स प्लेस वेयर दे कैन बी कैंसल्ड सेफली, सच पॉइंट्स आर टर्म्ड एज कैंसलेशन पॉइंट्स। तो इनको कैंसलेशन पॉइंट्स कहा जाता है, किस में? पी थ्रेड्स में। अब पी थ्रेड एक जो है पॉजिक्स थ्रेड, ये एक लाइब्रेरी है थ्रेड्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। हमने प्रीवियस देखे थे, हमारे पास कई Win32 हमारे पास एक लाइब्रेरी थी, फिर ये पी थ्रेड्स थे, पॉजिक्स थ्रेड्स थे, फिर जावा की एक लाइब्रेरी थी। तो पी थ्रेड्स में इसको कैंसलेशन पॉइंट कहा जाता है कि जहां पर जाके थ्रेड अपने आप को कैंसिल कर सकता है, स्पेशली इन डेफर्ड कैंसलेशन प्रोसेस। ओके, अब उसके बाद तीसरा इशू है सिग्नल हैंडलिंग। द नेक्स्ट इशू इज सिग्नल हैंडलिंग। सिग्नल हैंडलिंग इज मोर कन्वीनियंट in the single threaded program as the signal would be directly forwarded to the process। जहाँ पे सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम है वहाँ पर सिग्नल हैंडलिंग आसान है। ठीक है जी। तो मल्टी थ्रेडेड में सिग्नल्स का इशू क्या आता है? बट व्हेन इट कम्स टू मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम द इशू अराइव्स टू विच थ्रेड ऑफ द प्रोग्राम द सिग्नल शुड बी डिलीवर्ड। कि कोई भी सिग्नल है, कंट्रोलिंग है, वो किस थ्रेड को डिलीवर होनी चाहिए। यहाँ पे अब इन इश्यूज से मुराद ये नहीं है कि ये बड़ा प्रॉब्लम्स हैं। इन इश्यूज से मुराद ये है कि जो ओएस डेवलपर्स हैं, जारी बात है जितने भी ओएस हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स के लिए हैं, चाहे वो लैपटॉप्स के लिए हैं, सर्वर्स के लिए हैं, वो किसी ना किसी ने डेवलप किए हुए हैं ना। तो डेवलपर्स के पास ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ये डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं, वो उनको कैसे टैकल करते हैं। तो अब ये सिग्नल हैंडलिंग का भी इशू आ गया कि जहाँ पे मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट है वहाँ पर सिग्नल किस थ्रेड को जाना है। ठीक है जी। ओके, लेट्स से द सिग्नल वुड बी डिलीवर्ड टू ऑल द थ्रेड्स ऑफ द प्रोसेस, टू सम स्पेसिफिक थ्रेड्स इन अ प्रोसेस, टू द थ्रेड टू विच इट अप्लाइज, और यू कैन असाइन अ थ्रेड टू रिसीव ऑल द सिग्नल्स। तो हम कैसे तमाम थ्रेड्स को सिग्नल भेजने हैं, किसी स्पेसिफिक थ्रेड्स को भेजने हैं, या किसी एक थ्रेड को भेजने हैं, या फिर कौन सा थ्रेड सिग्नल्स को रिसीव करेगा। तो ये डिफरेंट चीज़ें हमारे पास हो सकती हैं। ठीक है जी। वेल, हाउ द सिग्नल वुड बी डिलीवर्ड टू द थ्रेड वुड बी डिसाइडेड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सिग्नल, टाइप ऑफ जनरेटेड सिग्नल, कि हमने किस तरह का सिग्नल जनरेट किया है। द जनरेटेड सिग्नल कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, सिंक्रोनस सिग्नल एंड एसिंक्रोनस सिग्नल। मिसाल के तौर पे आपकी क्लास है, मैं कहता हूँ कि जी नेक्स्ट वीक में आपका क्विज होगा, टेस्ट होगा। नाउ दिस टाइप ऑफ सिग्नल, दिस टाइप ऑफ यू कैन से ऑर्डर इज़ फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं कहता हूँ कि जी नेक्स्ट क्लास में ना आप जो हमारा सेशन है, जो क्लास है, वो लैब में अरेंज करवा लें। ठीक है। तो अब ये डेफिनेटली ये जो सिग्नल है ये किसी एक स्पेसिफिक पर्सन जो CR है उससे रेलिवेंट है। ठीक है जी। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि जनरेटेड सिग्नल की टाइप क्या है। और यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के सिग्नल हैं, सिंक्रोनस हैं और एसिंक्रोनस सिग्नल हैं। सिंक्रोनस सिग्नल्स आर फॉरवर्डेड टू द सेम प्रोसेस दैट लीड्स टू द जनरेशन ऑफ द सिग्नल। वो उसी प्रोसेस को फॉरवर्ड होते हैं जिस प्रोसेस ने वो जनरेट किए हैं। एसिंक्रोनस सिग्नल्स आर जनरेटेड बाय द इवेंट एक्सटर्नल टू द रनिंग प्रोसेस। वो उस रनिंग प्रोसेस के बाहर किसी इवेंट से जनरेट होते हैं। दस द रनिंग प्रोसेस रिसीव्स द सिग्नल्स एसिंक्रोनसली। तो जो प्रोसेस रन कर रहे हैं वो सिग्नल को एसिंक्रोनसली जो है वो मतलब रिसीव करते हैं। व्हाट डज इट मीन कि जो सिंक्रोनस सिग्नल हैं वो तो जिस प्रोसेस ने क्रिएट किए, जिस प्रोसेस ने फॉरवर्ड किए, उसी प्रोसेस में ही वो रिसीव होंगे। लेकिन प्रॉब्लमेटिक या डिसीजन कहाँ पे है? वो एसिंक्रोनस सिग्नल्स में आता है। ठीक है जी। So if the signal is asynchronous, it would be delivered to the specific thread causing the generation of the signal. If the signal is asynchronous, it cannot be specified. वहाँ पे आपको decision है to which thread of the multi-threaded program it would be delivered. If the asynchronous signal is notifying to terminate the process, the signal would be delivered to all the thread of the process. तो वो तो अगर सिग्नल को टर्मिनेट करने का कोई नोटिफिकेशन है तो वो तमाम थ्रेड्स को जाएगा। ठीक है जी। द इशू ऑफ एन एसिंक्रोनस सिग्नल इज रिजॉल्व्ड अप टू सम एक्सटेंट इन सम ऑफ द मल्टी थ्रेडेड यूनिक्स सिस्टम। वो कैसे? हियर द थ्रेड इज अलाउड टू स्पेसिफाई विच सिग्नल इट कैन एक्सेप्ट एंड विच इट कैन नॉट। तो
थ्रेड के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि उसने किस सिग्नल को एक्सेप्ट करना है, किसको एक्सेप्ट नहीं करना है, किसको डिनाई करना है, ठीक है जी। However, the window operating system does not support the concept of the signal. Instead, it uses asynchronous procedure called ACP, which is similar to the asynchronous signal of the Unix system. तो Unix में तो asynchronous signal होता है, जबकि Windows में asynchronous procedure call का concept पाया जाता है, जो कि similar है asynchronous signal के, ठीक है जी। Unix allow the thread to specify which signal it can accept and which it will not, whereas the ACP is forwarded to the specific thread. जो ACP है वो खास थ्रेड को स्पेसिफाई कर देगा, उसको फॉरवर्ड कर देगा। तो ये सिग्नल हैंडलिंग का विंडोज़ में और यूनिक्स में दोनों में डिफरेंट प्रोसेस है। यूनिक्स तो थ्रेड के पास जो है ये उसको एम्पावर कर देता है जी, आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सिग्नल आपने रिसीव करना है, कौन सा नहीं करना। और जो विंडोज़ है उसमें किसी स्पेसिफिक थ्रेड को सिग्नल फॉरवर्ड करवाया जा सकता है। तो सिग्नल हैंडलिंग भी इस तरह से हो जाती है। ओके, द नेक्स्ट इज थ्रेड पूल। अब ये एक और आ गया, प्रीवियस हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स कितने के बनेंगे, क्या होगा, तो उसका सोल्यूशन एक यहाँ पे थ्रेड पूल भी है। When a user requests for a web page to the server creates a separate thread to service the request. कोई यूज़र ने, किसी ने एंड यूज़र ने रिक्वेस्ट की सर्वर को, तो सर्वर एक नया थ्रेड क्रिएट करेगा, ठीक है जी, उस सर्विस को फुलफिल करने के लिए। Although the server also has some potential issues, consider if we do not have a bound on the number of active threads. अगर हमने एक्टिव थ्रेड्स के ऊपर कितने थ्रेड्स क्रिएट हो सकते हैं, हमने उसके ऊपर बाउंड नहीं लगाया, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई in a system and would create a new thread for every new request, then it would finally result in exhaustion of system resources. हमारे जो सिस्टम रिसोर्सेज हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है जी, और हमारा जो सिस्टम है वो हाल्ट हो जाएगा या फिर वो रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगा, ठीक है, हमारी बैंडविड्थ कंज्यूम हो जाएगी, हमारे इश्यूज बनेंगे। तो व्हाट इज द सोल्यूशन? वी आर आल्सो कंसर्न्ड अबाउट द टाइम इट विल टेक टू क्रिएट अ न्यू थ्रेड। फिर ये भी इशू है कि कितना टाइम वो लेता है थ्रेड क्रिएट करने में और डिफरेंट रिसोर्सेज। It must not be that case that the time required to create a new thread is more than the time required by the thread to service the request and then getting discarded, as it would result in wastage of CPU time. तो ऐसा नहीं होना चाहिए टाइम के केस में कि अगर हमने एक थ्रेड बनाया नया ताकि हमारा वो सर्विस इजीली फुलफिल हो जाए, नया थ्रेड बनाया और वो नया थ्रेड बनाने पे जो टाइम लग रहा है और सर्विस को फुलफिल करने पे, उसको रिक्वेस्ट को फुलफिल करने पे जो टाइम लग रहा है वो एक्चुअल थ्रेड के काम करने से भी बढ़ जाए। इसमें क्या होगा, फिर वो थ्रेड क्रिएट करना, थ्रेड डिस्ट्रॉय करना, टर्मिनेट करना, ये हमारे पास ओवरहेड होंगे। इसको एक और आप समझ सकते हो कैसे, रियल लाइफ से। फ़र्ज़ करें मैं किसी को कहता हूँ कोई वर्कर है किसी बॉस के अंडर, कोई सबॉर्डिनेट है, वो उसे कोई काम कहता है और सबॉर्डिनेट काफ़ी टाइम लगा के वो काम करता है, तो बॉस कहता है जी इससे अच्छा तो मैं खुद ही कर लेता, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो है कि जो नया थ्रेड क्रिएट किया जा रहा है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो ज़ाहरी बात है टाइम इज़ अ रिसोर्स, तो ऐसा केस नहीं होना चाहिए। हम तब ही नया थ्रेड क्रिएट करेंगे जब वो प्रीवियस थ्रेड से कम रिसोर्सेज में, कम टाइम में सर्विस फुलफिल कर दे, ठीक है जी। एक तो ये केस है, और उसके अलावा नेक्स्ट क्या है जी, द सोल्यूशन टू दिस इशू इज़ द थ्रेड पूल। फिर मज़ीद इसका जो इशू का सोल्यूशन है वो है थ्रेड पूल, कि हमारे पास एक थ्रेड का पूल होगा, वर्कर का जैसे पूल हो सकता है किसी भी कंपनी में। तो वर्कर्स को डिफरेंट टास्क असाइन किए जाते हैं, एक वर्कर ने एक टास्क मुकम्मल किया, तो टास्क मुकम्मल करने के बाद वो वापस अपनी जॉब पे आ गया, नाउ आई एम रेडी टू फुलफिल द नेक्स्ट टास्क। अगर कोई वर्कर अपना टास्क वो स्टिपुलेटेड टाइम से ज़्यादा टाइम में वो अटेम्प्ट कर रहा है, तो उसकी इनएफिशिएंसी कंसिडर होगी, क्योंकि पता है सिस्टम को, एनवायरनमेंट को, बॉस को पता है कि कितने के टाइम का ये काम है, ठीक है जी। बहरहाल एक थ्रेड पूल इसका एक सोल्यूशन है। द आइडिया इज़ टू क्रिएट अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ थ्रेड्स, कि एक ख़ास अमाउंट थ्रेड्स की बना ली जाए, फ़र्ज़ करें 100 थ्रेड्स बना लिए जाएं व्हेन द प्रोसेस स्टार्ट्स, ठीक है जी। फिर क्या हो, दिस कलेक्शन ऑफ थ्रेड्स इज रेफर टू एज अ थ्रेड पूल। द थ्रेड्स स्टे इन द थ्रेड पूल एंड वेट टिल दे आर असाइंड एनी रिक्वेस्ट टू बी सर्विस्ड। तो वो अपने पूल में रहेंगे अनटिल
उनको कोई टास्क असाइन किया जाए, उनको कोई सर्विस फुलफिल करने के लिए कहा जाए, ठीक है जी। वेन एवर द रिक्वेस्ट अराइव्स एट द सर्वर इट इन्वोक्स अ थ्रेड फ्रॉम द पूल, वो थ्रेड पूल में से एक थ्रेड को कॉल करेगा, इन्वोक करेगा, एंड असाइन इट टू द रिक्वेस्ट टू बी सर्विस, वो उसको एक टास्क असाइन करेगा। वो वर्कर्स में से, बॉस वर्कर्स में से किसी एक अपने सबऑर्डिनेट को बुलाएगा, कहेगा जी ये काम करो, और वो काम, वो सर्विस, वो फंक्शन परफॉर्म कर देगा, वो काम कर देगा वर्कर। सेम सिनेरियो, ठीक है जी। थ्रेड पूल है, उसको टास्क दिया जाएगा और वो टास्क, वो सर्विस प्रोवाइड कर देगा, और सर्विस प्रोवाइड करने के बाद वो वापस अपने पूल में अवेलेबल होगा। द थ्रेड कंप्लीट्स इट्स सर्विस एंड रिटर्न बैक टू द पूल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट रिक्वेस्ट, ठीक है जी। तो थ्रेड पूल एक सोल्यूशन है हमारे पास सिस्टम एग्जॉस्शन को बचाने के लिए, कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट या फिर बहुत ज़्यादा थ्रेड्स क्रिएट हो रहे हैं जो कि सिस्टम के रिसोर्सेज भी खा रहे हैं, ले रहे हैं, और सिस्टम हमारा एग्जॉस्ट हो रहा है, तो उसका सोल्यूशन क्या है जी? एक थ्रेड का पूल बना लिया जाए। ओके, इफ द सर्वर रिसीव्स अ रिक्वेस्ट एंड इट गोज and does not find any thread in the thread pool, it waits for some or the other thread to become free and return to the pool। बजाय इसके कि वो नए नए थ्रेड क्रिएट होते जाएं इनफाइनाइट वे में, अपने सिस्टम के रिसोर्सेज के हिसाब से हम एक थ्रेड पूल बनाएंगे। अगर थ्रेड अवेलेबल नहीं है पूल में तो कुछ वेट हो जाएगा, कुछ वेट चलेगा, कुछ मतलब टाइम वेट किया जाएगा, और जब व्हेन एवर एनी थ्रेड बिकम अवेलेबल तो उस थ्रेड को वो टास्क असाइन किया जाएगा और वो सर्विस को फुलफिल कर देगा, ठीक है जी। दिस मच बेटर देन क्रिएटिंग अ न्यू थ्रेड ईच टाइम अ रिक्वेस्ट अराइव्स एंड कन्वीनियंट फॉर द सिस्टम दैट कैन नॉट हैंडल अ लार्ज नंबर ऑफ कंकरेंट थ्रेड्स। उसके रिसोर्सेज कम है सिस्टम के, उसकी उसकी जो है वो मेमोरी कम है, उसकी और चीज़ें रिसोर्सेज कम है, तो वहाँ पर थ्रेड पूल एक अच्छा सोल्यूशन है। लेकिन जहाँ पर आपने सिस्टम को एफिशिएंट बनाना है और देयर आर सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल, ठीक है जी, या फिर अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हमारे कई किस्म की कंप्यूटिंग होती है ना, कई किस्म के सर्वर्स होते हैं जिनके पास वो स्केलिंग हो जाती है रिसोर्सेज की, नए रिसोर्सेज ऐड अप हो जाते हैं। इफ़ देयर इज़ सम अलार्मिंग सिचुएशन रिगार्डिंग सम रिसोर्स, तो नया रिसोर्स ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, नई मेमोरी उसकी इंक्रीज हो जाती है या कुछ और, तो फिर वहाँ पर हम अपनी प्रायोरिटी देंगे परफॉर्मेंस को, और सिस्टम भी हम अपनी प्रायोरिटी अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ही बनाते हैं। जहाँ पर परफॉर्मेंस क्रिटिकल इशू होता है वहाँ पर हम अपना सिस्टम ऐसा खड़ा करेंगे जिसमें रिसोर्सेज की लिमिटेशन का प्रॉब्लम ही ना आए, और जहाँ पर रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं वहाँ पर फिर हम थ्रेड पूल क्रिएट कर लेंगे, ठीक है जी। तो दोनों चीज़ें मतलब पॉसिबल हैं। द नेक्स्ट इशू इज थ्रेड स्पेसिफिक डाटा। थ्रेड स्पेसिफिक डाटा, वी ऑल आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द थ्रेड्स बिलोंगिंग टू द सेम प्रोसेस शेयर्स द डाटा ऑफ दैट प्रोसेस। हमने प्रीवियस देखा था प्रोसेस एंड प्रीवियस टॉपिक में थ्रेड्स को हम डिस्कस किया था, उसमें देखा था कि जो थ्रेड्स हैं वो जो प्रोसेस के जो डाटा है वो शेयर कर रहे होते हैं। कुछ चीज़ें उसकी सेपरेट होती हैं, उसका आईडी सेपरेट, आइडेंटिफायर सेपरेट होता है, उसका कोई चंद चीज़ें सेपरेट होती हैं, लेकिन डाटा वो प्रोसेस का शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है जी। Here the issue is what if each particular thread of the process needs its own copy of data. So the specific data associated with the specific thread is referred to as thread specific data. तो अगर उस थ्रेड को अपना डाटा, सेपरेट डाटा चाहिए, तो वो जो सेपरेट डाटा थ्रेड से एसोसिएटेड है उसको हम थ्रेड स्पेसिफिक डाटा कहेंगे, ठीक है जी। कंसिडर अ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जो कि किसी रिलेशनल डाटाबेसेस के ऊपर सिस्टम चल रहे होते हैं, जहाँ पे कोई हमें डाटा, कोई रिकॉर्ड फैच करना होता है, जहाँ पे कोई रिकॉर्ड रिट्रीव करना होता है, इंसर्ट करवाना होता है, अपडेट डिलीट करना होता है, जो हमारी रिलेशनल डाटाबेसेस होती हैं। हेयर वी कैन प्रोसेस ईच ट्रांजैक्शन इन अ डिफरेंट थ्रेड, ठीक है जी। टू डिटरमिन ईच ट्रांजैक्शन यूनिकली वी विल एसोसिएट अ यूनिक आइडेंटिफायर विद इट। डिफरेंट थ्रेड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास आइडेंटिफायर्स होंगे। अब ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग की कई एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे आपका कॉमनली आप देखो, आप यूज़ करते हो, रिजल्ट आ जाता है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन का, तो फ़र्ज़ करें लाहौर बोर्ड का रिज़ल्ट है, तो लाहौर बोर्ड पूरे डिवीज़न में मल्टीपल रिक्वेस्ट आएंगी,
ब्राउज़र को यूज़ करते हुए यूज़र्स रिक्वेस्ट करेंगे कोई रिज़ल्ट देखने के लिए, फ़र्ज़ करें 90% रिक्वेस्ट जो है वो रिज़ल्ट देखने के लिए हैं, लेकिन 10% कुछ और भी तो होंगी ना। किसी ने कोई अप्लाई करना होगा, किसी ने रीचेक के लिए अप्लाई करना होगा, किसी ने वैसे वेबसाइट विजिट करनी होगी। बहरहाल हर रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए एक थ्रेड क्रिएट हो रहा होगा और वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा यूज़र को, ठीक है जी। तो वो जो थ्रेड है उसके साथ एक यूनिक आइडेंटिफायर अटैच हो जाता है, विच विल हेल्प द सिस्टम टू आइडेंटिफाई ईच ट्रांजेक्शन यूनिकली, ठीक है जी। As we are servicing each transaction in a separate thread, we can use thread specific data to associate each thread to a specific transaction and its unique ID. हम वो specific जो thread specific data है और जो unique ID है उसको thread के साथ associate कर देते हैं, यानी कि हर नया thread का एक unique identifier भी होता है और उसका thread specific data भी हो सकता है if there is required, ठीक है जी। Thread libraries such as Win32, pthreads and Java support to thread specific data. तीनों जो हमारी फेमस लाइब्रेरीज है ना, APIs, ये हमारी थ्रेड स्पेसिफिक डाटा को सपोर्ट करती हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने कोई 5 इश्यूज देखे। सो दीज आर थ्रेडिंग इश्यूज that occur in the multi-threaded programming environment. We have also seen how these issues can be resolved, ठीक है जी। So it was all about the today's topic, तो जिसमें हमने मल्टी थ्रेडिंग के कुछ इश्यूज भी देखे, उनका सोल्यूशन भी डिस्कस किया। तो मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट बड़ा बेनिफिशियल भी है, इश्यूज़ को टैकल करना पड़ता है। ओएस डेवलपर्स ये इश्यूज़ अपने अपने ओएस को जब क्रिएट करते हैं तो इनको टैकल करते हैं, बट देर आर मेन 2 रीजंस, 2 ऑब्जेक्टिव्स टू टैकल दीज रिसोर्सेज। एक तो परफॉर्मेंस हो सकता है, अगर आप ज़्यादा परफॉर्मेंस, बेटर परफॉर्मेंस चाहते होंगे तो डेफिनेटली आपके पास रिसोर्सेज भी खुले होने चाहिए, लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज कंप्रोमाइज्ड हैं देन यू आल्सो हैव टू कंप्रोमाइज ओवर द परफॉर्मेंस। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए थ्रेड्स को, उनके इश्यूज़ को टैकल किया जाता है, ओएस डेवलपर टैकल करते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।